हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अगले चैप्टर को समझेंगे, जो कि बुक हमारे इतिहास का एक अहम चैप्टर है, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिनके शासनकाल में काफी बदलाव हुए, या कह सकते हैं कि प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक आधार पर काफी नयापन आया, जो कि अशोक के समय को औरों से कई मायनों में अलग करता है। तो बात करते हैं आज के क्लास डिस्क्रिप्शन के बारे में, जिसमें हम 6th क्लास की हिस्ट्री के 8th चैप्टर को समझेंगे, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आइए शुरू करते हैं। अब पहली हेडिंग है एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। अब दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, जिसे स्तंभ शीर्ष का नाम दिया गया और इसे पत्थरों को तराशकर बनाया गया था। और सारनाथ, जिसकी चर्चा हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ इस बड़े से स्तंभ को स्थापित कर दिया गया। इसके अलावा ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। और तो और भारतीय मुद्रा रुपए में भी इसके चित्र आसानी से देखे जा सकते हैं। इस तरह के कई स्तंभ और पत्थरों पर सम्राट अशोक द्वारा दिए गए निर्देश, आदेश और सूचनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों को उकेरा जाता था, और एक अच्छी खासी प्रथा के रूप में फली फूली। आइए जानते हैं सम्राट अशोक और उसके विशाल साम्राज्य के बारे में। इस साम्राज्य की स्थापना 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और चाणक्य नामक ज्ञानी व्यक्ति ने उसकी सत्ता स्थापित करने में मदद की थी। मौर्य साम्राज्य के शुरुआती शासन का आधार चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र को माना जाता है, और इस साम्राज्य में वंश परंपरा के अनुसार शासक बदलते रहे। वंश परंपरा का मतलब जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है, अर्थात एक ही परिवार के सदस्यों को एक वंश का माना जाता है। जैसे चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। अब आइए समझते हैं मौर्य साम्राज्य और इसकी विशेषताओं को। इस साम्राज्य यानी एम्पायर में बहुत से नगर थे, जहां संभवतः व्यापारी, राजा के अधिकारी और शिल्पकार आदि वर्ग रहते थे। इस साम्राज्य की राजधानियां पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला रहीं, जिसमें तक्षशिला और उज्जैन आवागमन के मार्ग के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थल थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए मार्ग था, और उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के लिए मार्ग निर्धारित किया गया था। अब कई ऐसे गांव थे जहां किसान और पशुपालक बड़ी संख्या में रहते थे। मध्य भारत की बात करें तो यहाँ विशाल क्षेत्र में जंगल थे, जहां शिकार और संग्रहण पर आधारित जीवन शैली थी। मौर्य साम्राज्य में अलग अलग प्रकार के भोजन, भाषाएं और कपड़ों की किस्म का मौजूदगी थी। अब स्क्रीन पर दिख रहा मैप मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगरों की लोकेशन और अभिलेख प्राप्ति स्थल को समझने के लिए काफी सहायक है, और खासकर लाल बिंदु अशोक की शिलालेख को दर्शाती हैं, जिसे आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है, तो आइए जानते हैं पहला अंतर, आकार का। राज्य छोटा तो वहीं साम्राज्य आकार में बड़ा होता है। दूसरा अंतर है सेना का। राज्य की सेना छोटी होगी और साम्राज्य की सेना सुरक्षा के संदर्भ में बड़ी होती है। तीसरा अंतर है संसाधन का। राज्य से संसाधन कम मात्रा में मिलते हैं, वहीं साम्राज्य में
कई नगर और गांव के संसाधनों की संख्या राज्य के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी। और आखिरी अंतर है कर का। राज्य में कर अधिकारी भी कम नियुक्त करने होते हैं और राजस्व भी कम इकट्ठा होता है। पर जब कई राज्यों को मिलाकर एक साम्राज्य बनता है तो राजस्व बड़ी मात्रा में इकट्ठा होता है और कई लेवल्स पर अधिकारियों द्वारा निगरानी की जाती है। अब इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलाना भी तो एक चुनौती है। आइए जानते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं को, जिसके अनुसार साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से शासन चलाया जाता था। जैसे पाटलिपुत्र, जो कि राजधानी थी, पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, और वहीं अन्य स्थलों पर अधिकारियों की नियुक्ति या अन्य तरह से शासन किया जाता था। जहां सम्राट का सीधा नियंत्रण था, वहां पर सम्राट द्वारा ही कर इकट्ठा करने के लिए राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। इस काम के बदले में उन्हें वेतन मिलता था, और यदि अधिकारी राजा के आदेश की अवहेलना करते थे तो उनके लिए सख्त सजा का प्रावधान भी था। और इन सब अधिकारियों के अलावा एक संदेशवाहक की भी अहम भूमिका थी, जो कि राजा के लिए जासूसी करते थे। राजा इसके जरिए अपने अधिकारियों, जनता और समस्त साम्राज्य के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से पता लगाते थे। राजा शासन करने के लिए अपने परिवार के रेस्पेक्टेड सदस्य और मंत्रियों की मदद देता था, और राजधानी के माध्यम से समस्त प्रांतों, क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। जैसे आज केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य पर नियंत्रण रखा जाता है, और जो पद आज के गवर्नर का है, उसी पद पर राजकुमारों की नियुक्ति की जाती थी। पर कहीं ना कहीं स्थानीय रीति रिवाजों और नियमों का दबदबा बना ही रहता था। प्रादेशिक केंद्र की बात करें तो यहाँ से आवागमन यानी आने जाने के मार्गों पर नजर रखी जाती थी। इन क्षेत्रों से नजराने के फलस्वरूप कई प्रकार के संसाधन और राजस्व इकट्ठा किए जाते थे। चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र के अनुसार साम्राज्य के उत्तर पश्चिम से कंबल और वहीं दक्षिण भारत से सोना और कीमती पत्थर जैसे संसाधन प्राप्त हुए हैं। वहीं जंगल के क्षेत्र में लोगों की स्वतंत्रता अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक थी, और नजराने में हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसे संसाधन प्राप्त होते थे। राजधानी में सम्राट के ओहदे और सर्वोच्चता की बात करें तो इसके लिए हम मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, से समझ सकते हैं। उसके अनुसार सम्राट की शोभा यात्रा बड़ी शान से निकाली जाती थी, जिसमें उसमें सोने की पालकी में बैठाया जाता। उसके आसपास सोने चांदी से सजे हाथी शोभा यात्रा में चार चांद लगाते थे। कई अंगरक्षक पेड़ लेकर चलते, जिन पर तोतों के झुंड बैठे रहते। इसके अलावा महिला रक्षक की भी अहम भूमिका थी। राजा का खाना पहले किसी और को चखवाया जाता, और तो और राजा 2 से 3 दिन में अपना कमरा बदलता था। इस प्रकार राजा की सुरक्षा उच्च कोटि की थी। अब बात करते हैं पाटलिपुत्र की, यानी साम्राज्य की राजधानी। काफी विस्तृत क्षेत्र था, जहां सुरक्षा की दृष्टि से 570 बुर्ज और 64 दरवाजे थे। 2 से 3 मंजिल वाले घर के प्रमाण भी मिले हैं, जो लकड़ी और कच्ची ईंट से बने थे। राजा का महल लकड़ी से बना होता था, जिस पर पत्थर से नक्काशी की जाती थी। महल के आसपास उद्यान तथा हरियाली थी। अशोक को अपने समय का एक अनोखा सम्राट माना जाता था,
और मौर्य साम्राज्य में अशोक को सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता था। अभिलेख, शिलालेख आदि का प्रयोग राजा प्रजा के प्रति कम्युनिकेशन में काफी सहायक रहा, जो कि प्राकृत और देवनागरी लिपि में था। अब एक अहम घटना की ओर अपना रुख मोड़ते हैं, जो है अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग आज के उड़ीसा का प्राचीन नाम है, जिसे जीतने के लिए युद्ध हुआ। इस युद्ध में काफी संख्या में लोग मरे और घायल हुए, जिससे सम्राट अशोक काफी विचलित हो गए और इसके बाद उन्होंने भविष्य में युद्ध ना करने का प्रण लिया। स्क्रीन पर आपको कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का एक अभिलेख दिखेगा, जिसे आप वीडियो रोककर एक बार जरूर देखें, जिससे आपके कलिंग युद्ध के बारे में जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। अब अशोक के धम्म के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि हर क्षेत्र में एक समान नैतिकता और राजा प्रजा के संबंध के बारे में है। अशोक के अनुसार कर्मकांड, पूजा पाठ के आडंबर को नकार कर पिता पुत्र के समान राजा प्रजा का रिश्ता माना गया, जहां राजा प्रजा को निर्देश और आदेश अभिलेख या अन्य माध्यम से देते थे। अशोक भगवान बुद्ध की शिक्षा से भी काफी प्रभावित थे। उस समय बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म पहले से ही विद्यमान थे, फिर भी धम्म जैसी व्यवस्था बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी होगी? इसका कारण है विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग और उनके धार्मिक मतभेद, जानवर की बलि और अन्य अनुष्ठान जो कुछ धर्मों के नियमों के विरुद्ध थे, तो भी मतभेद हो जाते थे। दास और नौकर के साथ काफी बुरा व्यवहार किया जाता था। पारिवारिक झगड़े और पड़ोस में झगड़े, इस तरह की समस्त समस्याओं के निपटारे के लिए धम्म को बनाया गया। इस व्यवस्था की निगरानी के लिए धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई। सम्राट के संदेशों को शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया गया। जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए या उन्हें सुनाने के लिए अधिकारी रखे गए। इसके अलावा धम्म के संदेश को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के लिए कई दूतों की नियुक्ति कर दी गई, जैसे सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका आदि में। सम्राट अशोक ने कुएं, विश्राम स्थल और सड़कें बनवाई। इसके अलावा मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भलीभांति रूप से व्यवस्था कर दी गई। अपनी प्रजा हेतु अशोक ने जो संदेश दिए थे, उसका छोटा सा विवरण यहाँ दिया गया है, जिसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं ब्राह्मी लिपि की, जिसमें से कई लिपियां निकली का एक उदाहरण इस स्क्रीन पर दिया गया है, जिसमें अ शब्द को अलग अलग लिपियों में दर्शाया गया है, जिसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अन्यत्र की, जिसमें आज का विषय है चीन की दीवार। इसे बनाने का कारण है उत्तरी सीमा की पशुपालकों से रक्षा। इस दीवार का निर्माण कार्य लगभग 2000 सालों तक चलता रहा। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर थी, जो पत्थर और ईंट से बनी थी। इसकी 100 से 200 मीटर की दूरी पर बुर्ज बनाए गए थे, जो सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी रखने के लिए बनाए गए थे। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको इस चैनल का वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। और अन्य वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए लिंक्स को जरूर देखें।